दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है चूका टनकपुर के आदमखोर बाग के बारे में। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी पूरी हो जाए, निपट जाए यार। कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है हो जाएगी। पिछले वीडियो की आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि वो नहीं जानते थे कि जिस बाघिन को वो देख रहे हैं, जो अपने बच्चों पर अपनी ममता लुटा रही है, बच्चों को चाट चाट के साफ कर रही है, शिकार के लिए ला रही है, सिखा रही है, वो एक दिन किसी की गोली लगने से घायल हो जाएगी और एक खतरनाक खौफनाक आदमखोर बाघिन बन जाएगी, जिसके आतंक से पूरी लद्या घाटी और उसके आसपास के जितने गांव हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, वो ऐसे डर के माहौल में जीने को मजबूर हो जाएंगी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और फिर बाद में जिम कॉर्बेट साहब की गोली से ही वो मारी जाएगी। मतलब वो सपने में भी उस बाघिन को देखते हुए ये सोच भी नहीं सकते थे और ना पा रहे थे। अब हम चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में। था गांव में जिस भैंसे के ऊपर जिम कॉर्बेट साहब पहली बार बैठे थे ना रात भर, उसे गिद्धों ने उधेड़ दिया था और पूरा निपटा लिया था, खा गए थे। उस घाटी में अब दूसरा भैंसा बांध दिया गया था। अच्छा, ये जो भैंसा दूसरा बांधा गया, इसे गांव के पश्चिम और जो पुराना भैंसा था उससे करीब 200 गज की दूरी पर बांधा गया था। 3 दिन बीत चुके थे, कुछ नहीं हुआ। चौथी सुबह गांव का मुखिया, उसका एक मैसेज आया कि साहब ये भैंसे को बाघ ने मार दिया है और उसे उठाकर चला गया है, मारा और ले गया। तो जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत अपनी सारी तैयारी कर ली और दोपहर के समय एबर्टसन साहब को लेकर थात की जो खड़ी चढ़ाई थी उस पर चढ़ते हुए जो है शिकार वाली जगह पर पहुंच गए। बाघ ने भैंसे को मारने के बाद उस रस्सी को तोड़ दिया था, जिस रस्सी से भैंसे को बांधा गया था, और तोड़ने के बाद भैंसे को उठा के ले गया था। वहीं पे एक सीधी नीचे की तरफ जहाँ एक घाटी थी, वो उस घाटी की तरफ अपने शिकार यानी कि भैंसे को लेकर के चला गया था। इधर जिम कॉर्बेट साहब के दो आदमी थे जो इनका खाना लेकर के आ रहे थे। उनको आदेश दिया गया कि वो दोनों इन लोगों के नज़दीक लेकिन थोड़ा पीछे पीछे रहें, और खुद मतलब ये जिम कॉर्बेट साहब और इवोटसन साहब जो भैंसे के घसीटे जाने के निशान थे, उन निशानों के पीछे पीछे चल रहे थे, ढूंढने के लिए, देखने के लिए कहाँ है, क्या है कहानी। ये बात जल्दी ही क्लियर हो गई थी कि बाघ अपने शिकार को किसी निश्चित जगह में ले जा रहा है। कोई उसने प्री डिसाइडेड कोई लोकेशन है जहाँ पे वो उसको लेके जा रहा है, क्योंकि करीब 2 मील तक वो घनी झाड़ियों के बीच में से एक तीखी ढाल पर चला, फिर एक बिच्छू घास के झाड़ के बीच से निकलकर रसभरी की झाड़ियों को पार करता हुआ चलता चला जा रहा था। बिच्छू घास आप जानते ही होंगे क्या होता है, रसभरी की झाड़ियाँ भी आपने देखी होंगी। उनको पार करके चलता चला जा रहा था भैंसे को पकड़े हुए। वो जंगल में गुजरा तो गिरे हुए पेड़ों के ऊपर से, तो कभी उनके नीचे से, मतलब ऐसे ऐसे निकलते निकलते वो एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें शुरू हो गई थी। बाघ ने उन चट्टानों को भी पार किया, रुका नहीं वो, और अंत में एक काफल के पेड़ के नीचे एक खोखली सी जगह थी, वहां पर उसने अपने शिकार को, भैंसे को रख दिया। अब दोस्तों, काफल क्या होता है ये कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, काफल एक जंगली फल होता है, खासकर उत्तराखंड में हम लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे कड़वे तेल में मसालेदार नमक मिलाकर खाते हैं। स्वाद में ये खट्टा मीठा होता है। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप मेरे को मिल गई तो आप लोग फ़ोटो में इस फल को देख सकते हैं। और आप लोगों ने, कई लोगों ने जो पहाड़ गए होंगे गर्मियों में ज़रूर खाया होगा। अब आते कहानी पे। भैंसे को पिछली रात मारा गया था, और एक बात जो है लद्या वालों को बड़ा बेचैन कर रही थी कि बाघ ने भैंसे को मार तो दिया था,
और इतनी दूर तक लेकर भी गया, लेकिन उसके शरीर को वैसा ही छोड़ दिया, मतलब उसे जरा भी नहीं खाया। तो इस बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि बाघ ने आखिर ऐसा ऐसा क्यों किया। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करने के बाद इतने कठिन रास्तों को पार करते हुए वो इतनी दूरी तक शिकार को लाया, मगर खाना तो दूर, उसने उसे चखा तक नहीं, मतलब टच, कहीं से चीरा फाड़ा चखा तक नहीं। तो यार ये बड़ा सोचनीय था। हालांकि ये बात तो भैंसे की जो गर्दन में लगे जो दांतों के निशान थे उससे क्लियर हो गई थी कि इसे नरभक्षी बाघ नहीं मारा है, कि किसी अन्य बाघ या शेर ने नहीं मारा है, तेंदुए ने नहीं मारा है, इसे नरभक्षी नहीं मारा है। उसके दांतों से आइडिया आ गया था। जिम कॉर्बेट साहब इस बात को समझ रहे थे कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो बाघ जो है अपने शिकार को खाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि उसने अभी तक इसको टच नहीं किया है और उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो वो जरूर आएगा। अब थाक की भीषण गर्मी और इतना चलने के बाद ये लोग पसीने से बिल्कुल लतर पतर हो गए थे और थोड़ी थकान भी महसूस कर रहे थे। फिर इन लोगों ने एक सुरक्षित सेफ एक जगह देखकर ये लोग बैठ गए और फिर वहीं पे इन्होंने अपना खाना वगैरह खाया। और जिम कॉर्बेट साहब जो है आसपास अपनी नज़रें दौड़ा ही रहे थे कि इन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसा पेड़ दिख जाए जिस पे ये बैठ जाए और बाघ का इंतज़ार कर सके, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उस पेड़ में ये पूरी रात भी काट लें, मतलब इनको इतनी तकलीफ़ ना हो, ये आराम से रात भी काट लें। इस गड्ढे में जिसमें ये लोग बैठे हुए थे उसके बाहरी किनारे की ओर और पहाड़ पर, जो वहाँ का पहाड़ था गड्ढे के बाहरी किनारे की तरफ, उस पर 45 डिग्री के कोण पे झुका हुआ एक पीपल का पेड़ था। इन्होंने उस पर एक सुविधाजनक देख ली और निर्णय कर लिया कि यार ये जगह सही है, इस पर ही जाके बैठना सही रहेगा। खाना खाने के बाद इन्होंने अपना आराम से, जैसे मैंने आप लोग जानते हैं ये सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे, बहुत सिगरेट पीते थे, तो इन्होंने अपना सिगरेट पी। अच्छा, जब ये सिगरेट वगरेट पी रहे थे इसी बीच इवर्टसन साहब ने अपने दोनों आदमियों को एक दूसरे पेड़ पर, जो पीपल के पेड़ से कुछ दूरी पर था, उस पर चढ़ा दिया और बोला कि उसको हिलाएं और ऐसा अटैम्प्ट करें, ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि जैसे उस पर कोई मचान वगैरह बांध रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे कि अगर कहीं बाघ है कहीं आसपास हो तो उसका ध्यान इन दोनों की तरफ हो जाए। अब वो दोनों आदमी पेड़ पर चढ़ गए और एक मचान बांधने का ढोंग करने लगे और जोर जोर से बोलने लगे। इधर जिम कॉर्बेट साहब भी चुपचाप जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ गए, चुपचाप से गए और पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर बैठने के लिए इन्होंने जो जगह चुनी थी वो आगे को थोड़ा ढलवा थी और उसमें जो है सूखी हुई लकड़ी और सूखी पत्तियां थी। इन्होंने उसे हटाना ठीक नहीं समझा, चाहते तो ये हटा देते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं हटाना है, क्योंकि हटाने पे क्या होता, आवाज़ होती, और आवाज़ होती तो अगर बाघ इनके आसपास होता तो उस बाघ का जो है ध्यान इन पर जा सकता था, जिसके ध्यान को बटाने के लिए दो लोग पेड़ पे चढ़ाए गए थे। अच्छा, पेड़ पे क्या था, इस पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे जो परजीवी जो लताएं बेल वगैरह होती हैं, उनकी पत्तियों का एक बड़ा घना झुरमुट सा था, जाल सा बना हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपना पैर उन जालों में, उसका जो जाल था उसमें कुछ ऐसे फंसा लिया कि कहीं आगे की ओर ना गिर जाए, यानी कि पाँव फंसा के आराम से बैठ गए। कुछ इस तरह से जुगाड़ बनाया इन्होंने अपने पाँव को अटकाने का कि गिरे ना, इनका बैलेंस ना खराब हो। इधर इवोटसन साहब ने आवाज़ देकर अपने आदमियों को पेड़ से उतरने को कहा और जोर जोर से अपना बातें करते हुए दूर निकल गए। जिस पेड़ पर जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए थे उससे करीब 10 से 12 फुट नीचे एक सपाट मैदान था। ऊपर से आप ऐसे नीचे देखिए तो 10-12 फुट नीचे एक सपाट मैदान था, जिसकी लंबाई करीब 10 फुट थी और जो चौड़ाई थी वो करीब 20 फुट थी। इस मैदान के कोने से एक रास्ता पहाड़ से नीचे की ओर चला जाता था और उस रास्ते में लंबी लंबी घास और बहुत घनी घनी झाड़ियाँ थी और उसी के ऊपर से एक जलधारा, यानी कि पानी का एक
जो स्रोत होता है, एक वाटर बॉडी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ये जगह किसी बाघ के आराम करने के लिए सबसे मस्त जगह थी। बाघ को ऐसी जगह चाहिए होती है अपने आराम करने के लिए, जहाँ पे वो किसी की नज़र में ना आए, पानी मिल जाए, खाना उसके पास ही पड़ा हुआ है। सबसे कंफर्टेबल जगह थी। इवर्सन साहब और उसके दोनों आदमियों को गए हुए करीब 15 मिनट 20 मिनट हो गए होंगे। तभी एक लाल मुंह वाले बंदर ने अलर्ट कॉल करी और जंगल को सूचित कर दिया कि भाई बाघ है। इस अलर्ट कॉल से एक बात और साबित हो गई थी कि जब ये लोग शिकार का मुआयना कर रहे थे, मतलब इवर्सन साहब और जिम कॉर्बेट साहब वगैरह जब ये शिकार का मुआयना कर रहे थे, तो बाघ जो है कहीं दूर नहीं गया था, वो कहीं नज़दीकी था और इन लोगों की आवाज़ों को सुन रहा था। अब जब आवाज़ें आनी बंद हो गई तो वो अपने शिकार को देखने के लिए आ रहा था कि भाई अब चल के देखा जाए कैसी परिस्थिति है, क्या है माहौल वहाँ का। जैसा आमतौर पे सभी बाघ करते हैं, अपने शिकार को एक बार दूर से देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे उनको एक बार हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ गया हो कि अगर मौजूद है कि नहीं भाई, जो भी है वो चेक करने के लिए आते हैं। दोस्तों, बंदर की नज़रें बहुत तेज होती हैं और वो काफ़ी दूर तक देखने में सक्षम होता है। जहाँ से बंदर बोल रहा था वो करीब 1/4 की दूरी पे था जिम कॉर्बेट साहब से। जिस तरह से बंदर बोल रहा था उससे ऐसी भी संभावनाएं थी कि जिम कॉर्बेट साहब के नज़दीक ही कहीं पर बाघ है, ऐसी संभावनाएं बन रही थी। जिम कॉर्बेट साहब का जो फेस था वो पहाड़ की तरफ था, मतलब पहाड़ की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, और जो मरा हुआ भैंसा था वो इनके सामने कुछ बाईं तरफ था, ऐसे बाईं तरफ था। बंदर ने 7-8 बार अलर्ट कॉल करी थी। अचानक इनके पीछे की तरफ एक सीधी ढलान वाली पहाड़ी थी, उसमें किसी सूखी लकड़ी के चटकने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी पांव रखा गया लकड़ी के ऊपर और वो चटकी। इन्होंने धीरे 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 करके अपनी गर्दन घुमाई और जो लताओं की जो पत्तियों का जाल था, जो मैंने होता है ना बेल पत्तों का जो जाल था, उसके बीच से इन्होंने देखा तो इन्हें बाघ दिखाई पड़ गया, जो इनसे करीब 40 गज की दूरी पे था और बहुत ध्यान से इनके पेड़ की तरफ देख रहा था। वो कभी इस पेड़ को देखता था जिसमें जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए थे, तो कभी उस पेड़ को देखने लगता था जिसमें वो दो आदमी चढ़ के उसको हिला रहे थे और बातें कर रहे थे, मचान बांधने की एक्टिंग कर रहे थे। तो कभी उसको देख रहा था, कभी इसको देख रहा था, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। फाइनली बाघ ने जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि वो जिम कॉर्बेट साहब की तरफ ही आएगा। अब वो एक तीखी पहाड़ी पर चलने लगा था, एक ऐसी तीखी पहाड़ी जिस पर इंसान का चढ़ना बड़ा टफ, बड़ा मुश्किल हो। अगर मतलब ऐसे भी चढ़ना चाहे, अपने दोनों हाथ भी यूज़ करें और पाँव भी यूज़ करें तो भी चढ़ना मुश्किल था, मतलब उसको रस्सियों का सहारा लेना पड़ता इंसान को चढ़ने के लिए। लेकिन बाघ उसमें बड़ी आसानी से चढ़ गया और वो जितना नज़दीक आता जा रहा था वो उतना ही अलर्ट और मतलब चौकन्ना होता जा रहा था, तो सतर्क होता जा रहा था, चौकन्ना होता जा रहा था। उसने अपना जो पेट का, ये जो पेट होता है, उसको बिल्कुल ज़मीन से चिपका के रखा हुआ था और धीरे धीरे वो ऐसे बिल्कुल अपने कान खड़े करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब वो उसके ऊपरी किनारे पे पहुंचा तो उसने अपना सिर उठाया और उस पेड़ को मतलब जिस पेड़ में आदमी बैठे हुए थे उसे बड़ी बारीकी से देखने लगा और बहुत देर तक वो उस पेड़ को देखता रहा। फिर जब उसे ऐसा लगा कि यार नहीं, उस पेड़ से उसको जो है कोई खतरा नहीं है, तो तुरंत एक वहाँ पे जो सपाट मैदान था उस पर कूदा और जिम कॉर्बेट साहब जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसके नीचे से होता हुआ उनकी नज़रों से ओझल हो गया, उनको दिखाई देना बंद हो गया। एक तो आगे से वो सब जाल लगा हुआ था, वो बेल पत्तियों का, पत्तों का, तो इनको दिखाई देना बंद हो गया। जिम कॉर्बेट साहब को ये उम्मीद थी कि वो अपने शिकार की तरफ जाएगा, जैसा इनके दिमाग में ये चल रहा था कि बाघ आएगा भाई, अपने शिकार की तरफ जाएगा और ये उसे शूट कर देंगे। लेकिन बाघ ने ऐसा नहीं किया। ये अब इंतज़ार करने लगे कि यार ये जो है अपने शिकार के पास जाए बाघ,
अब जब ये इंतजार कर रहे थे तभी इन्हें जो है अपने पेड़ के ठीक नीचे पत्तियों की सरसराहट सुनाई पड़ी। बाघ बड़े आराम से उन पत्तियों पर लेट गया था। करीब 15 मिनट तक तो जिम कॉर्बेट साहब बिल्कुल शांत और स्थिर होकर बैठे रहे, मतलब हिले तक नहीं, स्टैचू हो गए। और जब बाघ की तरफ से कोई आवाज और कोई हलचल नहीं हुई तो इन्होंने अपनी दाहिनी ओर गर्दन घुमाई और उन जो बेलें थी उनकी जाली में बने हुए एक छेद से नीचे की तरफ देखा, ऐसे नीचे देखा तो इन्हें बाघ का सर दिखाई पड़ा। जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि उस समय यदि ये अपनी आंख से एक बूंद भी आंसू की गिराते, अगर इनकी आंखों से आंसू गिरता तो वो सीधे नीचे बाघ की नाक पर गिरता, मतलब इतने ऐसे बिल्कुल ठीक नीचे था। अगर ये ऐसे करके आंसू गिरा देते तो बाघ की नाक पर गिरता। उसने अपनी ठोड़ी जो है जमीन पर टिका रखी थी, उसने आंखें बंद कर रखी थी और मक्खियों को भगाने के लिए वो बार बार अपनी आंखें जो है मिचमिचा रहा था और फिर सो जा रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपना सर बाईं तरफ घुमाया। इस तरफ जो है लताओं की पत्तियां और ये जालियां वगैरह नहीं थी और ना ही कोई ऐसी शाखाएं थी जिस पर ये टेक वगैरह लगा सकते थे। इन्होंने धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाते हुए अपना सर बाईं ओर झुकाना शुरू किया, ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके झुकाना शुरू किया। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा वो कर नहीं पाऊँगा। जितना अधिक से अधिक ये झुका सकते थे इन्होंने झुकाया। फिर इन्होंने नीचे झांका तो इन्हें बाघ की पूंछ और पिछली टांग का हिस्सा दिखाई पड़ा, यानी कि बाघ का पिछला हिस्सा इनको दिखाई पड़ा। ये एक ऐसी स्थिति थी कि इसमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना था, क्विक डिसीजन से काम इसमें नहीं होना था। पेड़ का तना जिस पर ये पीठ अपनी टिकाकर बैठे हुए थे वो करीब 3 फुट चौड़ा था और एक बड़ी अच्छी आड़ बना हुआ था इनके लिए, इसलिए ऐसी संभावना नहीं थी कि बाघ इन्हें देख पाएगा। ये बात बिल्कुल निश्चित थी कि यदि बाघ को छेड़ा ना जाए तो वो शिकार को खाने के लिए जरूर उठेगा और उस भैंसे के पास जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये था कि वो कब और कितनी देर बाद ऐसा करेगा। हालांकि ये गर्म दोपहर थी, लेकिन बाघ जिस जगह पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था, वो उसी पीपल के पेड़ की छाया में था और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। ये बड़ी अनुकूल परिस्थिति थी बाघ के लिए कि वो घंटों तक इसमें सो सकता था और ये भी हो सकता था कि वो सनसेट होने तक भी जो है शिकार के पास ना जाए, सनसेट भी हो जाए उसके बाद भी वो सोया रहे। यदि ऐसा होता तो जिम कॉर्बेट साहब के लिए बड़ी मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि बाघ पर गोली चलाने का मौका अंधेरा हो जाने पर इनको इतना नहीं मिलता। अब सब कुछ बाघ की इच्छा पर भी नहीं छोड़ा जा सकता था कि वो जब उठेगा तब जाएगा तब ये मारेंगे। अब सब कुछ उसकी इच्छा पर भी नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि यही सबसे अच्छा मौका था कि बाघ को ढेर कर दिया जाए। और यही एक मौका था जिसमें लोगों को आगे की जो लद्या घाटी के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, उनके लोगों की जो भविष्य था, उनकी जो ज़िंदगी थी, वो अभी निर्भर करती थी कि अभी जो डिसीजन लिया जाएगा उसी पे सारा सब कुछ डिपेंड करता था। बाघ कोई ऐसा मौका देगा कि उस पर आसानी से गोली चलाया जाए, ये सोचना तो बेकार ही था। अब जिम कॉर्बेट साहब के पास गोली चलाने का बस एक यही चांस था कि वो सोए हुए बाघ को मार दें। बाघ निर्भक्षी था, ये तो पहले ही निश्चित हो गया था और इसे मारना बहुत ज़रूरी भी था, नहीं तो ये तो आतंक पे अपना जो मचाए हुए था, लोगों को, जान माल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। जिम कॉर्बेट साहब की दाहिनी तरफ जो लताओं की जाली बनी हुई थी, उसके छेदों में राइफल की नाल को वो आसानी से डाल सकते थे। ऐसे आगे जाल से छेद से राइफल की नाल को आगे डाल सकते थे, लेकिन ऐसा करने से नाल को सीधे नीचे बाघ के सर पर ऐसे करना संभव नहीं होता।
अगर वो थोड़ा सा भी आगे या थोड़ा सा भी डिस्टेंस में होता तो वो उसे आसानी से तिरछा करके शूट किया जा सकता था, लेकिन एकदम एकदम नीचे करके शूट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे था ना, बाघ इनसे ठीक नीचे था, और 90 डिग्री में आप कैसे फायर करोगे ऐसे किसी बाघ के ऊपर। हाँ, खड़े होकर जालियों के ऊपर चढ़कर बाघ पर गोली चलाई जा सकती थी, मगर ऐसा करने में आवाज़ होती, पत्तियां सरसराती, क्योंकि जिन सूखी पत्तियों के ऊपर ये बैठे हुए थे जिम कॉर्बेट साहब, उनके इनके उठने से वो चरमराती, कुछ आवाज़ करती, और एक ऐसा जानवर जिसकी सुनने की क्षमता असाधारण होती है, वो इनसे मात्र 10 फुट की दूरी पर और ठीक नीचे लेटा हुआ था। दोस्तों, बाघ की सूंघने की शक्ति नहीं होती है, कम होती है, लेकिन सुनने की शक्ति असाधारण होती है। वो उनके ठीक नीचे लेटा हुआ था। बाघ के सर पे गोली मारना संभव नहीं था, और अब पूंछ का साइड का, यानी कि इसका जो पिछला हिस्सा था वही बचता था। अब इन्होंने क्या किया, अपनी राइफल को बाएं हाथ में से पकड़ा और दाहिने हाथ से जाली को पकड़ने के बाद ये जितना झुक सकते थे झुक गए। अब इन्हें बाघ के पिछले हिस्से का 1/3 शरीर दिख रहा था ऐसे झुक के। अब यदि ये अपनी पकड़ को, मतलब जो इन्होंने जाली को पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ देते, तो ऐसी स्थिति में ये बाघ को सिर्फ अपंग कर सकते थे, गोली मार देते, उसको अपंग कर सकते थे। अब जिम कॉर्बेट साहब जो है सोच में पड़ गए। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार, जंगल का सबसे खूबसूरत जीव, और इसको सिर्फ इसलिए अपाहिज कर देना कहाँ तक ठीक रहेगा कि पहली बात तो वो सोया हुआ है, तो आप अपाहिज कर दिया, ये क्या बात हुई। दूसरा, उसे सिर्फ इसलिए अपाहिज कर देना कि उसने यदा कदा अपने भोजन में परिवर्तन कर लिया था, अपना मेन्यू थोड़ा चेंज कर लिया था, एक आध आदमियों को, बच्चों को खा लिया था। भाई, उसके लिए तो मांस ही खाना है ना, वो यार फल फ्रूट्स तो खाएगा नहीं, उसके लिए सब मांस है, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का हो। ऐसे में गोली मारने का विचार जिम कॉर्बेट साहब को बड़ा घृणास्पद लग रहा था, कि यार ये बड़ा गलत है। नहीं यार, इनके अंदर भावुकता आ रही थी, इनका दिमाग और मन बड़ा भावुक हो रहा था कि यार ऐसे में इसको कैसे मारूं। अब जहां तक नरभक्षी के संबंध में भावुकता की बात है, तो ये भावुकता ऑफ कोर्स आप भी यही कहेंगे गलत है, मैं भी यही कहूँगा गलत थी। और जिम कॉर्बेट साहब तो खुद ही इस बाघ को मारकर लोगों को इसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से। और जब इस समय वो उनके पास ये अवसर था, और ऐसे अवसर को छोड़ना बेवकूफ़ी थी। हालांकि सच्चाई ये भी थी कि उसको मारने से पहले उसकी कमर की हड्डी तोड़नी पड़ती, मतलब उसकी स्पाइन डैमेज करनी पड़ती है, ऐसे झुक के जो 1/3 हिस्सा जो दिख रहा था वो कमर ही थी, और उसी में गोली मारनी पड़ती। और ये मौका गंवाना बिल्कुल भी सही नहीं था। उसे मारना भले ही अप्रिय क्यों ना हो, लेकिन जरूरी था। और अभी मारना, यानी कि तुरंत मारना, इसलिए भी जरूरी था कि वो भैंसे को 2 मील से ज़्यादा दूर से घसीट के लाया था, और पूरे रास्ते में उसके जो भैंसे का खून गिरा होगा उसकी गंध फैली हुई थी। और ऐसे में कोई भी भूखा भालू उस गंध को सूंघते हुए आ सकता था। भालू की भी स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है, बहुत तेज। कभी भी जंगल जाए तो सेंट टेंट डाल के ना जाए, तो भालू भी जो है सूंघते हुए आ सकता था। और यदि ऐसा हो जाता तो किसी भी पल ये मौका जिम कॉर्बेट साहब के हाथ से निकल जाता इसको मारने का, क्योंकि फिर वॉर हो जाता भालू का और बाघ का। अब इन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अपने हाथ से जाली को, जो जाली पकड़ रखी थी उसको छोड़ा, दोनों हाथ से राइफल को पकड़ा और पीछे की ओर झुकते चले गए, ऐसे झुकते चले गए। राइफल की जो नाल अब बाघ की जो कमर थी उसको निशाने पे ले रही थी, मगर 450 और 400 बोर की राइफल, भारी भरकम राइफल, एकदम उल्टी हो गई थी। मतलब ट्रिगर वाला हिस्सा आसमान की तरफ हो गया था, जो ऐसे रहना चाहिए वो ऐसे हो गया था। और ऐसे में गोली चलाने में इनकी कलाइयों को बहुत जोर का झटका लगता,
और हो सकता था कि हड्डी भी टूट जाती या मोच तो आ ही जाती। और साथ साथ ये भी संभावना बनती कि राइफल इनके हाथ से छटक जाती, छूट जाती। इतना जोर का झटका होता है यार 450/400 बोर की राइफल का, तो ब्रूम करके। लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क लिया। इतने के लिए तो जिम कॉर्बेट साहब थे, रिस्क लेने में तो हमेशा मास्टर रहे। और रिस्क लेके इन्होंने गोली दाग दी। गोली सीधे बाघ की कमर में लगी। लेकिन जो इनको डर था कि इनकी कलाई टूट सकती है या राइफल हाथों से छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिम कॉर्बेट साहब को ये उम्मीद थी कि गोली लगते ही बाघ और जोर से दहाड़ेगा और दहाड़ते हुए हवा में उछलेगा, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। वो एकदम शांत रहा और गोली लगते ही वो एकदम पलटा और अपनी पीठ के बल पहाड़ की ओर ऐसे ऐसे सरकने लगा। पीठ के बल पहाड़ की ओर सरकने लगा। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत अपनी पोजीशन में आए और दूसरी गोली बाघ की छाती में मार दी। और वो बाघ बिना कोई आवाज़ किए वहीं ढेर हो गया। यानी कि चूका का जो आतंक था वो शांत हो गया, वो चिर निद्रा में विलीन हो गया। दूसरी तरफ इवोट्सन साहब उस जामुन के पेड़ के ऊपर बैठने के लिए चले गए थे जिसके पास 4 दिन पहले बाघ ने एक भैंसे को मारा था। याद होगी आपको, पिछली कहानी में मैंने बताया था। और न जाने क्यों क्या कारण रहा कि गिद्धों ने उसे नहीं खाया, ये कुछ समझ में नहीं आया। इवोट्सन साहब को ऐसा अंदेशा था कि अगर बाघ ने जिम कॉर्बेट साहब को पीपल के पेड़ पे चढ़ते हुए देख लिया होगा तो वो उस नए शिकार पे यानी कि उस भैंसे पे तो नहीं लौटेगा। और हो सकता है कि वो ये 4 दिन पहले जो उसने भैंसे को मारा है इसको जो है खाने के लिए आ जाए। भाई उसे तो खाना था ना, अब दोनों ही शिकार उसके मारे हुए थे, किसी को तो खाना था। और इबर्सन साहब को उसे मारने का मौका मिल जाता। जिम कॉर्बेट साहब की चलाई हुई 2 गोलियों की आवाज़ को सुनकर जो आवाज़ है उसको सुनकर बहुत तेज़ी से जिम कॉर्बेट साहब के पास जो है इबर्सन साहब, मतलब इबर्सन साहब ने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो बड़ी तेज़ी से जिम कॉर्बेट साहब के पास आने लगे कि कहीं जिम कॉर्बेट साहब को किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, कि यार कोई टेंशन तो होता ही है हर एक को। तो वो भी एकदम टेंशन में बड़ी तेज़ी से पेड़ से उतरे, अपने दोनों आदमियों को लिया और बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आने लगे। जिम कॉर्बेट साहब ने बाघ को मारकर पेड़ से नीचे उतर आए थे और किसी मदद की उम्मीद से उस रास्ते की तरफ जा रहे थे जिससे इवोट्सन साहब और उनके दोनों आदमी गए थे। इनको ये था कि मैंने बाघ को मार दिया, कोई आदमी मिल जाए तो उनके साथ उसकी खाल वाल उतारी जाए या उसको ले जाया जाए, जो भी किया जाए। तो वो हेल्प लेने के लिए उसी रास्ते पे जा रहे थे। अब ये लोग मतलब इवोट्सन साहब और जिम कॉर्बेट साहब और वो दोनों आदमी पीपल के पेड़ से करीब आधे मील की दूरी पर एक दूसरे से मिल गए और फिर जो बाघ मारा गया था उसकी तरफ आने लगे। और बाघ के पास पहुंचे, उसका निरीक्षण करने के बाद इन लोगों को पता चला कि ये बाघ अपनी जिंदगी के चरमोत्कर्ष में पहुंचा हुआ एक शानदार नर बाघ था। बड़ा खूबसूरत मेल टाइगर था जो पूरी तरह से स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक था। और यदि इनके पास उस टाइम कुछ नापने के लिए होता, कोई साधन इनके पास होता, कोई मीटर इनके पास होता नापने के लिए, तो उसकी लंबाई कम से कम 9 फुट 6 इंच होती और गोलाइयों के ऊपर से 9 फुट 10 इंच होती। उसके निचले जबड़े का कैनाइन दांत टूटा हुआ था और उसके शरीर में कई जगह जो है ना वो छर्रे धंसे हुए थे, जो वो हिरन मारने वाली बंदूक से इसके ऊपर चलाए गए थे। वो छर्रे इसके बॉडी में कई जगह धंसे हुए थे जो इसके लिए नुकसानदायक नहीं हो रहे थे। ये बहुत ही भारी बाघ था और ये 4 लोग उसे उठाकर कैंप तक नहीं ला सकते थे। इनके बस का नहीं था उस उतने भारी भरकम बाघ को अपने कंधे पे कैंप तक ला सके। तो इन लोगों ने उसे वहीं छोड़ दिया जहाँ पर वो पड़ा हुआ था। हाँ, इन लोगों ने सूखे पत्ते, टहनियाँ और घास का ढेर और ये सब कर कुरा करके उसे अच्छी तरह से ढक दिया था ताकि कहीं से उस पर नज़र ना पड़े। और लास्ट में 2 बड़े बड़े पत्थर उठा करके भी उसके ऊपर रख दिए ताकि भालुओं से उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि भालू तो ढूंढ ही लेता है, इतनी तेज उसकी सूंघने की शक्ति होती है, वो ढूंढ लेता और वो आराम से निकाल लेता।
और अच्छा उसी रात जो है चारों तरफ ये बात पूरी तरह फैल चुकी थी कि नरबख्शी बाघ मारा जा चुका है। और जब अगली सुबह जिम कॉर्बेट साहब उसकी खाल उतारने के लिए गए, मतलब वही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, तो 100 से भी ज़्यादा व्यक्ति और लड़के उसे देखने के लिए एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। और दोस्तों इन लड़कों के साथ वो 10 वर्षीय लड़का भी था, वो लड़का जिसकी उम्र 10 साल थी। अरे जिसके भाई को उसी के सामने ये बाघ लेके गया था, और वही बच्चा इस नरभक्षी बाघ का अंतिम मानव शिकार था। मैं तब भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। तो ये वही बच्चा इसका लास्ट जो है शिकार था। तो दोस्तों इस तरह से ख़त्म हुआ चूका टनकपुर के आसपास के एरिया में दहशत और आतंक का दौर। जिम कॉर्बेट साहब ने ख़त्म कर दिया। कहानी कैसी लगी दोस्तों अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो मित्र चैनल में मतलब उत्तरांचल डायरीज़ में पहली बार आए हैं, उन सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया। उनसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट्स भी करें। और यार अगर भाई हो सके तो सुपर थैंक्स यार, थैंक यू वाले ऑप्शन का प्रयोग जरूर करें यार। मेरा हौसला बढ़ता है उससे, और थोड़ा सा ग्रोथ मिलती है चैनल को। जो भी आपकी श्रद्धा हो उसमें कुछ भी मतलब। तो दोस्तों अभी तो आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक नई सीरीज के साथ, जो एक नरबख्शी तेंदुए के ऊपर है। और मेरे ख्याल से वो शायद किसी ने अभी तक आप लोगों को सुनाई नहीं होगी। हालांकि उस तेंदुए को मारा नहीं गया था, उसे पिंजरे में पकड़ लिया गया था, लेकिन एक समय में तो वो आतंक का पर्याय बन चुका था यार। अब वो कहाँ का था, क्या था, वो सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। वो आपको जब कहानी शुरू करूँगा 2-3 दिन के बाद तभी सुनाऊँगा, 2 दिन की बात करूँगा। तो दोस्तों चलता हूँ अभी, आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होती है। तब तक का के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।